जय हिंद दोस्तों, मैं एक नाम सुधा राजेश पटेल एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 30 जुलाई 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले खबर हेडिंग, इसके बाद विस्तार से। जे.एंड.के में सेना को बड़ी सफलता, 3 आतंकवादियों का किया ढेर। एफए में 1000 के लिए कौन योग्य, जिला वाइज लिस्ट हुई है जारी। केएसबी नोटिस, एमबीबीएस कोटा अप्लाई। और सीए क्लेम कैसे होगा, एचसीपीसी के देरी की वजह आई सामने। 10 साल से मीटिंग नहीं, केंद्रीय कर्मियों की अनदेखी, सांसद से आई चौंकाने वाली खबर। और सीएपीएफ को पूरा वेतन, प्रमोशन भी नहीं होंगे बाहर। सरकार आरबीएल बैंक को तोहफा 1% ईएसएफ परमानेंट देंगे सेवा। अब खबर विस्तार से। भारतीय सेना का पहला पहलगाम बदला, पूर्व पाकिस्तानी सेना कमांडर लश्कर ए तैयबा आतंकवादी सुलेमान को मारा गया है। ये जो हमारा पहलगाम में हमला हुआ था, इसके अंदर ये सुलेमान शाह जो था, एक मास्टरमाइंड था, जिसको कि हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने इसको मार दिया है और इसको जहन्नुम में पहुंचा दिया है। और इसमें इनकी निश्चित घटना जो हत्या करी थी, उसमें 3 आतंकवादी शामिल थे, उसमें से ये एक को मार दिया गया है। एनडीटीवी सूत्रों के हवाले से बताया कि सुलेमान शाह लश्कर तैयबा एलईटी का एक आतंकवादी और पाकिस्तानी सेना के स्पेशल सर्विस ग्रुप एसएसजी का पूर्व कमांडर था। बाद में वो आतंकवादी संगठन में शामिल हुआ और सुलेमान शाह ने 2023 में भारत में घुसपैठ की थी। एक साल बाद अक्टूबर 2024 में उसने कथित तौर पर एक निजी फर्म के कर्मचारियों के आवास शिविर पर आतंकवादी हमले के नेतृत्व किया, जिसमें 7 नागरिक मारे गए। वह कथित तौर पर बारामूला हमले में भी शामिल था, जिसमें 4 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। तो इसको मार दिया गया है और बहुत अच्छी तरीके से मारा है इसको, क्रूर तरीके से। बहुत ही सराहनीय कदम है हमारे सुरक्षा बलों का। नेक्स्ट खबर, अमेंडमेंट टू लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, एफएमए टू ईसीएचएस बेनिफिशियल की एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें जो 1000 रुपए जो अलाउंस दिया जा रहा है उसके बारे में है। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट है। कैपिटल कॉम्प्लेक्स ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश के मऊगंज और मैहर मध्य प्रदेश में दिया गया। मिजोरम है, मिजोरम के 3 स्टेट डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर, खजवाई, सतुला, ऐसे करके। इसमें आंध्र प्रदेश के बहुत सारे हैं इसके अंदर, और इसके बाद आसाम के हैं और छत्तीसगढ़ के भी हैं, कर्नाटका के हैं, मेघालय के हैं, नागालैंड के हैं, पंजाब के हैं, राजस्थान के हैं, सिक्किम के हैं और तमिलनाडु के हैं। जो जो भी डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं इसके अंदर इनकी लिस्ट जारी हो गई है। तो जो भी भूतपूर्व सैनिक भाई है जिसको एफएमए अलाउंस लागू है, वो अपना जाके लिस्ट में नाम देख सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट खबर, एमबीबीएस कोटा की लिस्ट जारी हो गई है डिफेंस एकेडमिक सीजन 2025-26 के लिए। इसमें कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं? जो कि नीट क्वालिफाई हो। जिसने नीट क्वालिफाइड नहीं किया है वो इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकता है। दूसरा, जो कि कैंडिडेट अटेंड टू एज 17 ईयर्स में 31 दिसंबर तक हो, वो भी एकेडमिक सीजन में अप्लाई कर सकता है। और जो सन है, जो लड़का है एक सर्विसमैन के, वो 25 साल से उम्र ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो डाटर्स है उसकी मेरिट नहीं होना चाहिए और डिपेंड रहना चाहिए अपने ऊपर। तो इसकी तारीख भी दे रखी है इसके अंदर। एमबीबीएस की अप्लाई केस कब कब से करना है, 22/7/2025 से लागू है। इसमें क्लिक दे रखा है कहाँ से करना। इसका वेबसाइट का पता भी है, पुनर्वास महानिदेशालय सर, महानिदेशालय, डायरेक्टर जनरल ऑफ रिसेटलमेंट की तरफ से। और ये केंद्रीय सैनिक बोर्ड एमबीबीएस बीडीएस रजिस्ट्रेशन 2025 से भी दे रखा है इसके अंदर। इसमें एप्लीकेशन सबमिशन करने के लिए 23 जुलाई से ओपन हो गई है इसकी वेबसाइट है, जो 12 बजे से खुल गई है और 15 अगस्त 2025 12 बजे रात तक चलेगी। इसकी क्यूरी के लिए आप इसके अंदर नीचे ईमेल एड्रेस दे रखा है, इसके ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं और इनसे जो भी कुछ जानकारी चाहिए वो पूछ सकते हैं। इसमें एप्लीकेशन इनवाइटेड है एडमिशन मेडिकल कॉलेज के लिए, डेंटल कॉलेज के लिए, अलॉटमेंट ऑफ सीट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के लिए, और सन, डॉटर, विडोज, वीवोज और आर्मड फोर्सेस के पर्सनल ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ डिफेंस पर्सनल ओनली एज पर प्रायोरिटी शो अगेंस्ट ईच के हिसाब से दे रखी है। नेक्स्ट खबर, भारतीय श्रम सम्मेलन के अनुसार क्या यह सच है कि पिछले 10 साल से भारतीय श्रम सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया है, और यदि है तो तत्सम्मित ब्यौरा क्या है? और क्या यह सच है कि सम्मेलन 46वां संस्करण 2015 में आयोजित किया गया था, और यदि हाँ तो तत्सम्मित ब्यौरा क्यों है, क्या है? और
लगभग सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने सरकार से त्रिपक्षीय परंपरा को बनाए रखने और श्रम संबंधी ज्वलंत मुद्दों को समाधान के लिए सम्मेलन आयोजित करने का आग्रह किया था। यदि हाँ, तो तत्संबंध ब्यौरा क्या है, इसके बारे में बताएं। क्या यह भी सच है कि महत्वपूर्ण श्रम नीतियां मुद्दों और ट्रेड यूनियनों के साथ समय समय पर चर्चा करना भारतीय श्रम सम्मेलन का आयोजित करने से भिन्न है? और यदि हाँ, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा भारतीय श्रम सम्मेलन आयोजित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसके बारे में बताएं। तो ये जो अभी तक 10 साल से जो है इसमें श्रम मंत्रालय की कोई मीटिंगें नहीं हुई थी, उसके बारे में ये पूछा गया है श्रम मंत्री से। और इसमें और भी गया सुश्री शोभा श्रम रोजगार राज्य मंत्री उत्तर सुश्री शोभा करांदलाजे। भारतीय सम्मेलन ILC 46वें सत्र का आयोजन 2021 जुलाई और 2015 को नई दिल्ली में किया गया था। इसके बाद से कुछ नहीं किया गया है और यूनियनों और संगठनों से अनुरोध प्राप्त हुआ है कि सरकार समय समय पर महत्वपूर्ण श्रम नीतियां मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए सरकार नियुक्ति और कामगारों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए त्रिपक्षीय परामर्श करती रहेगी या रहना चाहिए। और केंद्रीय गृह सचिव बोले कि सेवा में बने रहने के CAPF के घायल जवान मिलेगा पूरा वेतन और सम्मान। जो भी केंद्रीय सशस्त्र बलों के जो जवान और जो कर्मचारी है जो कि ऑपरेशन के दौरान जिनको गंभीर रूप से घायल हो गए हैं या अंग अंग विच्छेदन हो गए हैं, उनको जो है नौकरी में सेवानिवृत्त रखा जाएगा। और साथ में CAPF अधिकारी और जवानों के लिए अंग प्रत्यास्थता व सर्जरी के लिए भी दुनिया में उपलब्ध सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं और प्रौद्योगिकी सुनिश्चित करेगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अंगों की क्षति को यथासंभव ठीक किया जाए। दिल्ली में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के 37वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोहन ने कहा कि सरकार ऐसे कर्मियों के लिए न्यूनतम वित्तीय पैकेज भी सुनिश्चित करेगी और उन्हें संगठन से समायोजित किया जाएगा। नेक्स्ट खबर है आखिरी। RBL बैंक ने कारगिल विजय दिवस का सम्मान किया है और पूर्व सैनिकों को 1% कार्यबल देने का वादा किया है। मतलब 1% का कोटा RBL बैंक में हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए बैंक RBL बैंक ने दिया है। इसमें कहा गया कि जो हमारे युद्ध नायकों को सम्मानित कर रहा है और RBL बैंक भारतीय वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बैंक ने यह सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है कि आगे चलकर उसके कार्यबल का 1% हिस्सा केवल पूर्व सशस्त्र बलों के कर्मियों से बना रहेगा। एक लंबी विरासत वाले संगठन के रूप में बैंक ने अतीत में पूर्व सैन्य कर्मियों को विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं में नियुक्त किया गया है। कैरियर अवसर पहल है कि बैंक का इरादा पूर्व सशस्त्र बलों और कर्मियों को सार्थक दूसरा कैरियर विकल्प प्रदान करता है। साथ ही उन्हें असाधारण नेतृत्व गुणों, अनुशासन मूल्यों, प्रशिक्षण, फिटनेस और जीवित रहने की प्रवृत्ति को मान्यता देना और उनका लाभ उठाना है। अनेक कार्यात्मक भूमिका विभिन्न अवसरों में मुख्य व्यावसायिक संचालन, सामान्य प्रशासन, वित्तीय अपराध, जोखिम प्रबंधन, प्रौद्योगिकी, IT सेवाएं और ICT शामिल है। बैंक ने विशेष ऑन बोर्डिंग कार्यक्रमों को भी योजना बनाई है जो नए कर्मचारियों को सशस्त्र बलों के कॉर्पोरेट कार्यवाही में संक्रमण में सहायता प्रदान करेगी। CEO ने प्रतिबद्धता व्यक्त की है। बस दोस्तों, मेरे पास आज न्यूज यहीं तक थी। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, राम राम।